कि एक ऐसी कंपनी है जो रिसेंट में लिस्ट हुई है, बट बिकॉज ऑफ एनवीडिया बहुत लोगों को वो बाद में पता चली। आई थिंक आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति खोपड़े और मैं आज आपके लिए लाई हूँ नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का डिटेल एनालिसिस, यज्ञा का जो 5G एनालिसिस है उसके बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का एनालिसिस। तो मेजरली कंपनी की पहले जर्नी जानते हैं कि कैसे कंपनी एस्टैब्लिश हुई या फिर आगे कैसे ये कंपनी कब लिस्ट हुई वगैरह ये सब। तो अगर हम ये ग्राफ में देखेंगे तो 1999 में बेसिकली 1996 टू 1999 के बीच में एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप मिस्टर संजय लोढ़ा जी जो अभी एमडी और सीईओ है कंपनी के, उन्होंने ये चालू की थी कंपनी। एंड उसके बाद कंपनी मेनली सुपर कंप्यूटर मतलब जो ऐसा कंप्यूटर जो बहुत सारे नेटवर्क्स बहुत सारे सर्वर्स का क्लस्टर होता है, बेसिकली उसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। आगे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया ही है कि क्या होता है वो सब। तो कंपनी मेजरली सुपर कंप्यूटर्स बनाती थी, उधर से ही उनकी जर्नी चालू हुई। मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2004 में काबरू IMS चेन्नई, ये एक पावरफुल सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम जो 500 है सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम टॉप वर्ल्ड में, उसमें से ये एक पावरफुल सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है। बेसिकली सुपर कंप्यूटर क्यों लगता है? क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन करे, बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो गैदर करे। उसका यूज़ केस एक बोल सकते हैं कि जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत सारा बैकएंड में डेटा होता है जिसके बेस्ड फ्यूचर प्रेडिक्शंस निकलती है कि रेनफॉल होगा या फिर अभी विंटर सीजन चालू है तो टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर कम होगा, वो सब। तो इसके लिए फास्ट कंप्यूटिंग वाला डिवाइस चाहिए रहता है जो नॉर्मल कंप्यूटर को पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम या फिर जो कि मतलब सादी भाषा में हम बोल सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर बनाते हैं जो बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स का मिला के एक बड़ा क्लस्टर होता है। तो कंपनी का यही स्पेशलाइजेशन है और अभी तक भी है, पहले से यही है। तो 2004 में उन्होंने पहला सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बनाया। देन 2013 में फिर उन्होंने अगेन परम युवा 2 करके एक नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया और ऐसे ही 2018 में इनका टाई अप चालू हुआ विथ इंटेल जो कंपनी है उसके साथ इन्होंने टाई अप वगैरह किया। उसके बाद फिर PLI स्कीम इनको मिली बिकॉज कंप्यूटिंग सिस्टम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेलीकॉम और नेटवर्किंग वाले प्रोडक्ट्स जो है उसके लिए इनको PLI का यहाँ पे स्कीम मिला। एंड देन 2021 में IT हार्डवेयर, मतलब क्योंकि कंपनी सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम डिज़ाइन करता है, मैन्युफैक्चर करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करता है, तो उसका भी PLI स्कीम यहाँ पे कंपनी को मिला है। एंड देन 2023 में एरावत करके इंडिया का फर्स्ट और फास्टेस्ट बोल सकते हैं, फास्टेस्ट AI वाला सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम इन्होंने लगाया। बिकॉज AI में भी जो AI मॉडल है उनको ट्रेन करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा गैदर होता है एंड देन फिर वो मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है यूजिंग मशीन लर्निंग वगैरह। तो उसके लिए फिर ये सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बहुत हेल्प करता है। प्लस 2023 में ही 5G ओरान और नेटवर्क के जो स्विचेस है, बेसिकली 5G नेटवर्क के लिए जो स्विच लगता है वो भी कंपनी ने बनाना चालू किया है। एंड देन जुलाई 2023 में कंपनी लिस्ट हुई यहाँ पे। एंड 2023 में ही इनको लिस्ट होने के बाद तुरंत एनवीडिया ने इनके साथ पार्टनरशिप की फॉर ग्रेस CPU सुपर चिप वगैरह। तो इसका आगे डिटेल्स है, बट बेसिकली इसके बाद ही मेनली ये कंपनी फोकस में आई थी आफ्टर एनवीडिया ने इसके साथ जो पार्टनरशिप की है। आगे हम देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, बिकॉज कंपनी रिसेंट में ही लिस्ट हुई है तो उसके लिए FY19 से आगे के नंबर्स मैंने मोस्टली यहाँ पे लिए हैं। तो अगर हम देखेंगे तो FY19 टू 21 एज सच यहाँ पे कुछ मेजर इंक्रीज नहीं है, सिंगल डिजिट वगैरह ही ग्रोथ है। बट उसके बाद FY22 के बाद यहाँ पे मेजर जंप आया है। तो YOY बेसिस पे 80% यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है FY23 में। एंड अगेन 63% यहाँ पे बढ़ा है FY24 में। इसका मेजर रीज़न यही है कि जो इनका AI एंड प्राइवेट क्लाउड वाला बिजनेस है वो बड़ा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेगमेंट वाइज जो मिक्स है रेवेन्यू का वो चेंज हुआ है कंपनी का। FY22 में 42% रेवेन्यू उनका आता था हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, मतलब जो सुपर कंप्यूटर वाला है सेक्शन उससे।
एंड 19% रेवेन्यू आता था प्राइवेट क्लाउड एंड उसका रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड 10% आता था एआई के थ्रू, एआई सिस्टम है उसके एंटरप्राइजेस के लिए जो ये वर्क स्टेशंस वगैरह बनाते हैं उसके। बट वही मिक्स अभी जाके पूरा चेंज हो गया है। चेंज मतलब धीरे धीरे परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अभी अगर हम देखेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में वो 35% हुआ है एज कम्पेयर टू पहले 42%, 40% अप्रॉक्स था। इसका रीज़न ये है डिक्लाइन का मेजर, बिकॉज प्राइवेट क्लाउड वाला सेगमेंट यहाँ पे बढ़ा है एंड एआई वाला भी सेगमेंट बढ़ा है, 10% से बढ़ के वो 15% हुआ है। तो मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि मेजर फोकस अभी एआई वाले सेगमेंट में ही रहेगा, ये जो एआई सिस्टम एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशन है प्लस प्राइवेट क्लाउड, यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ है। तो ये दो सेगमेंट की वजह से इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया है ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स में। अगर हम प्रोडक्ट्स की अभी बात करेंगे कि पर्टिकुलरली ये तीनों सेगमेंट, बिकॉज ऑलमोस्ट 70-80% बिजनेस कंपनी का ये 3 सेगमेंट से ही आता है, बाकी भी सेगमेंट है जैसे कि स्टोरेज के भी कुछ हार्डवेयर्स वगैरह देती है, डेटा सेंटर के सर्वर, सॉफ्टवेयर फॉर हाई कंप्यूटिंग सिस्टम एंड कुछ अदर्स वाला सेगमेंट है। तो ये हार्डली 20-30% ही रेवेन्यू का पार्ट है। तो इसके लिए ये 3 सेगमेंट देखना ही मेजर है, क्योंकि इधर से ही कंपनी को ओवरऑल मेन 80%, 70-80% रेवेन्यू आता है। तो अगर देखेंगे तो ओवरऑल 8 प्रोडक्ट्स है कंपनी के, मतलब उनके ब्रांड है खुद के। ये TCM करके टायरॉन क्लस्टर मैनेजर, ये एक सुपर कंप्यूटिंग का सिस्टम है, तो जिसमें मेनली ये लोग डिज़ाइन भी करते हैं सुपर कंप्यूटर। एक एग्जांपल अगर लिया कि सपोज गवर्नमेंट को अभी पर्टिकुलर जैसे मैंने बोला कि वेदर के फोरकास्ट के लिए कोई सुपर कंप्यूटर चाहिए, तो गवर्नमेंट फिर इनको बताएगा क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों, किस चीज़ के लिए चाहिए वगैरह, एंड दे विल वर्क क्लोजली विद द गवर्नमेंट जो कस्टमर है उसके साथ, एंड उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर भी करेंगे वो पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर, मतलब उसके लिए लगने वाले वो सारे सर्वर्स को। तो वो वाला सब मेन जो प्रोडक्ट है वो TCM, ये जो टायरॉन क्लस्टर मैनेजर है उसमें आता है। स्काइलस करके इनका अगेन एक प्राइवेट क्लाउड स्टेशन है, जिसमें बेसिकली जो क्लाउड का कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क वाले स्विचेस है वो सब ये लोग एक साथ आते हैं। इन शॉर्ट वो लोग प्राइवेट क्लाउड का जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला पार्ट है दोनों कंबाइन करके यहाँ पे थ्रू स्काइलस प्रोवाइड करते हैं। एंड क्यूबिट करके और एक कैटलॉग है जिसमें ये GPUs एंड CPUs का कैटलॉग है इनके पास। मेनली जो NVIDIA वाला जो सुपर चिप यहाँ पे जो बताया था मैंने पीछे कि ये ग्रेस NVIDIA ग्रेस CPU वाला जो सुपर चिप वगैरह है, ये इनका क्यूबिट्स करके जो ये है प्रोडक्ट इसमें ही आएगा। एंड देन कैमेरेरो करके सर्वर वगैरह देते हैं डेटा सेंटर के लिए। देन पैरेलल स्टार करके एक स्टोरेज सिस्टम है, पैरेलल स्टोर करके वो एक स्टोरेज सिस्टम है। एंड देन अगेन टायरॉन का ही जो हाई कंप्यूटिंग सिस्टम है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लगते हैं कि बेसिकली उसको कैसा परफॉर्म कर रहा है, कुछ बग वगैरह तो नहीं है ओवरऑल सिस्टम में, वो सब मॉनिटर करना ये अगेन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के थ्रू करते हैं। तो मेनली ये 8 प्रोडक्ट्स है जिसके थ्रू कंपनी ऑपरेट करता है। एंड अगर हम अभी 1 बाय 1 देखेंगे कि ईच पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है क्या, तो जैसे जो सुपर कंप्यूटर वाला सेगमेंट है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, अगर हम यहाँ पे देखेंगे FY22 में वो 42% था, जो भी कम होके 36% है इन FY24। तो ये रिडक्शन है बिकॉज वो बाकी 2 सेगमेंट बड़े हैं। यहाँ पे कंपनी मेजरली इंडिया में ही ऑपरेट करती है, तो इसीलिए इंडिया का मार्केट इज रिलेवेंट फॉर द कंपनी। तो अगर हम देखेंगे कि एक रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो HPC मार्केट है वो 9% कैगर बेसिस पे बढ़ेगा टिल FY29, ये एक्सपेक्टेड है। एंड मेजरली नेटवेब एक मेन OEM है इंडिया में जो ये सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बनाता है, बिकॉज इनके बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप है एंड सिंस 2000 कंपनी इज ऑपरेटिंग, तो ये अच्छा खासा लीड कर रहा है ये मार्केट में, ऐसे बोल सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे 4% का कैगर है, तो नॉट दैट मच बिग इंडस्ट्री, बिकॉज क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर इज अ कॉस्टली डिवाइस, तो बड़े एंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट या फिर बड़ी बैंकिंग इंडस्ट्री वगैरह जो है उसमें ही ये पॉसिबल है लगाना। तो जैसे मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करना एंड डेटा प्रोसेस करना HPC में पॉसिबल है एट हाई स्पीड।
तो इसीलिए सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं। एंड इसमें बेसिकली थाउजेंड्स जो सर्वर से उसका नेटवर्क एक प्रॉपर कनेक्टेड होता है एक से ज़्यादा टास्क करने के लिए। ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे प्लेयर्स कौन है, तो डेल और IBM ये कंपनीज है। एंड जैसे मैंने बताया टायरॉन करके जो नेटवर्क का खुद का ब्रांड है, जिसने 500+ ऐसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम ऑलरेडी लगाई है फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए भी। तो अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो जैसे मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है एक कंप्यूटिंग सिस्टम बिठाने के लिए, तो मेजरली गवर्नमेंट और BFSI सेक्टर का यहाँ पे बड़ा शेयर दिखता है इंडस्ट्री में ओवरऑल। एंड उनको ही ज़्यादातर यूज़ केसेस है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक 3-4 एग्जाम्पल है, जैसे गवर्नमेंट के केस में वेदर फोरकास्टिंग, देन कुछ नेचुरल डिजास्टर आने वाला है क्या उसका प्रेडिक्शन, प्लस डिफेंस में सैटेलाइट मॉडलिंग में वगैरह ये यूज़ होता है। BFSI में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, डेटा मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए फिनटेक्स में मेनली ये यूज़ होता है। कुछ ऑटोमेटिक ऑटो एंट्रीज होती है रियल टाइम डेटा की, तो वो भी करने में ये हेल्प करता है एट फास्टर पेस। IT के केस में मशीन लर्निंग, AI मॉडल को ट्रेन करना वगैरह वो सब में ये यूज़ होता है। प्लस आजकल AI का क्लाउड के साथ भी इंटीग्रेशन होना चालू किया है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है टू प्रोसेस रियल टाइम डेटा फास्टर। तो इन शॉर्ट बड़ा सिस्टम विथ फास्टर प्रोसेसिंग ये हम बोल सकते हैं जो मेन ये सेगमेंट है। अभी टायरॉन का देखेंगे तो जैसे कि मैंने बोला कि टायरॉन क्लस्टर करके इनका एक प्रोडक्ट है जिसके अंडर ये लोग सुपर कंप्यूटिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में है। तो बेसिकली टायरॉन करता क्या है कि वो तो पहले डिप्लॉय करेगा एप्लीकेशन जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर का जो नीड है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो लोग मैनेज भी करेंगे, उसमें कुछ अपडेट है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बग फिक्सिंग वगैरह करना है, तो ये सब भी वो लोग करेंगे एंड उसके लिए वो मॉनिटर भी करेंगे। तो ये काइंड ऑफ एक बंडल सर्विस देता है फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, लाइक एवरीथिंग फॉर दैट सुपर कंप्यूटर। तो अगर टेक्निकल फीचर्स यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है, तो जैसे एक वर्कलोड मैनेजर है, ग्राफिक मॉनिटरिंग वगैरह देता है, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस है, बग फिक्सिंग है, प्लस क्लाउड बिल्डर, क्लाउड का अगर उसके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, OS सपोर्ट, तो मेजरली होल एंड सोल वो सुपर कंप्यूटर के लिए जो भी नीड रहेगी वो सब ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी नेक्स्ट सेगमेंट जो है प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कॉन्वर्ज्ड इंफ्रा का, तो वो FY22 में 19% था, जो कि बढ़ के FY24 में 37% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, पहले क्या होता था कि नेटवर्क एंड फाइबर चैनल के स्विच प्लस स्टोरेज सिस्टम, ऐसे तीनों डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते थे जो एक टोटल सर्वर को कनेक्टेड होते थे क्लाउड के केस में। बट अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होके दो ही काइंड ऑफ यहाँ पे अभी सेगमेंट्स रहे हैं। एक तो स्टोरेज एंड सर्वर एक जगह पे हो गया है एंड जिसको नेटवर्क वाला स्विच कनेक्टेड होगा। तो बेसिकली नेटवेब टेक्नोलॉजीज जो है वो ये दोनों सिस्टम्स प्रोवाइड करता है। उन्होंने 50 प्राइवेट क्लाउड्स एंड SN इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए हैं उनके कस्टमर्स में। ये सेगमेंट के लिए योटा डेटा सेंटर, जो एक डेटा सेंटर वाली कंपनी है इंडिया में, वो आती है, जो स्काइलस करके जो दिखाया था प्रोडक्ट, उसके थ्रू ये लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इंडस्ट्री देखेंगे तो ओवरऑल इंडिया में कैगर लेवल पे 19% का यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, विच इज़ डबल डिजिट ग्रोथ, अच्छा खासा ग्रोथ है, बिकॉज प्राइवेट क्लाउड्स वगैरह प्लस क्लाउड का कंप्यूटिंग विथ AI ये सब अभी रिसेंट में पोस्ट कोविड चालू हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दैट फास्टर पेस पे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। एंड यहाँ पे भी अगेन अगर देखेंगे तो ओवरऑल लेवल पे गवर्नमेंट का ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, प्लस IT सिस्टम, बिकॉज बहुत सारे जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज है वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उनको भी पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सो दैट दे कैन सेल दैट प्राइवेट क्लाउड का सर्विस टू देयर कस्टमर्स। तो इसकी वजह से IT सर्विसेज ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। एंड देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट वगैरह। अगर नेक्स्ट सेगमेंट देखेंगे विच इज़ अ ग्रोइंग वन, AI सिस्टम एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशन, तो इसका पहले 10% का रेवेन्यू मिक्स था FY22 में, जो बढ़ के 24 में 11% हुआ है। एंड अगेन FY25 में कंपनी ने यही बोला है कि 15% का रेवेन्यू मिक्स इसका हो सकता है, ओवरऑल रेवेन्यू को ये 15% कंट्रीब्यूट करेगा। तो 27 to 28% का इंडस्ट्री कैगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, बिकॉज कि AI का बेस भी छोटा है। अभी रिसेंट में ही हम सब लोगों ने पोस्ट कोविड AI ये टर्म भी सुना है। तो बेसिकली उसकी वजह से बेस छोटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा हाई लेवल
लेवल पे लाइक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो बेसिकली कंपनी इसमें करती क्या है, कंपनी ऐसी एक कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस देते हैं जो एआई के लिए, एआई कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो जीपीयूज यूज़ होते हैं उसमें एफिशिएंसी बढ़ाता है। इस पे एज सच बहुत टेक्निकल टर्म्स में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है कंपनी ने, इवन बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तो मुझे भी इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटीज़ पता नहीं है। बट मेजरली ऐसा बोल सकते हैं कि एआई के लिए जो चिप्स यूज़ होती है जिसकी वजह से ग्राफिक्स दिखते हैं, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये लोग यहाँ पे प्रोडक्ट देते हैं। अदर जो सेगमेंट्स है, जो बाकी के बचे कुछ सेगमेंट्स थे जिसमें से 20-30% का रेवेन्यू आता है, तो उसमें आता है मेजरली हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज, मतलब क्लाउड का स्टोरेज वगैरह ये लोग देते हैं। जो पहले 9% था 22 में, वो कम होकर FY24 में 5% हुआ है। देन डेटा सेंटर के लिए सर्वर्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जो 10% था FY22 में, वो कम होकर FY24 में 5% हुआ है। कैमरॉर करके जो इनका यहाँ पे प्रोडक्ट था। एंड जो हाई कंप्यूटिंग सिस्टम है उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह भी ये देते हैं, तो जो अभी कम हो गया है। प्लस अभी कंपनी ने रिसेंट में 5G ओरैन के स्विचेस वगैरह भी बोले हैं कि 5G के लिए ये टेलीकॉम के स्विचेस वगैरह बनाएंगे, तो वो भी एक अगेन एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च काइंड ऑफ कह सकते हैं कंपनी के लिए। अभी इसके कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, राइट। सो कंपनी डिज़ाइन करती है वो ये सारे सर्वर एंड उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एंड देन दे मैन्युफैक्चर ऑल्सो। एंड यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि थर्ड पार्टी के साथ इनके अग्रीमेंट्स है, जो सर्वर, मदरबोर्ड या फिर जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यहाँ पे उनको मैन्युफैक्चर करने, उसके लिए मई 2024 में इन्होंने एक खुद का कमर्शियल प्रोडक्शन का फैसिलिटी भी चालू किया है फरीदाबाद में, जो मेनली प्रोड्यूस करेगा सर्वर, स्टोरेज और स्विचेस। इसमें मेनली इनका फंक्शन यही रहने वाला है कि जो लेटेस्ट जेन एआई वाली चिपसेट है, जो एनवीडिया, इंटेल और एएमडी इन्होंने ऑर्डर किया है, तो वो वाली भी ये फैसिलिटी प्रोड्यूस करेंगी। और जब ये फैसिलिटी बनाई थी तो तभी इनके जो CEO MD है उन्होंने बोला था कि 2000 करोड़ की कैपेसिटी यहाँ पे ये फैसिलिटी के पास है फॉर प्रोडक्शन। बट जो थर्ड पार्टी से भी ये करते प्रोडक्ट, मतलब जिनसे EMS प्लेयर्स से ये लोग प्रोड्यूस करते, तो उस पर कुछ यहाँ पे कमेंट दिया नहीं है। तो ये काइंड ऑफ डाइसी है कि कैसे ये लोग किधर कौन से फैसिलिटी से क्या प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन जो नई फैसिलिटी है, जैसे मैंने बोला एनवीडिया का जो ग्रेस हॉपर करके जो चिपसेट है वो ये लोग बनाएंगे फॉर एनवीडिया। तो मोट क्या है कंपनी के एज सच, क्योंकि एनवीडिया जैसा बड़ा प्लेयर जिन्होंने इनके साथ टाई अप किया है, तो एज सच ऐसा मोट क्या है। तो जितने भी मैंने रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़े या फिर कंपनी ने भी जो एनुअल रिपोर्ट वगैरह दिया है, वो पढ़ने के बाद यही समझा है कि नेटवेब का स्पेशलाइजेशन है 16 to 24 लेयर का जो PCB, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उसका डिज़ाइन प्लस मैन्युफैक्चर करने में, जो ज़्यादातर OEMs के पास नहीं है, क्योंकि नेटवेब ये अकेला OEM है जिसके साथ एनवीडिया ने पार्टनरशिप किया है फॉर दैट जो AI का चिप्स बनाना है उसके लिए। प्लस कंपनी 2000 से वर्क कर रही है, तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पे है। बट एज सच एक्चुअल में क्या ऐसे अलग ये लोग कर रहे हैं ये पता नहीं है। यहाँ पे एक काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी है, लाइक क्यों एनवीडिया और इंटेल जैसे बड़े प्लेयर्स इसके साथ टाई अप कर रहे हैं। बट हाँ, यही रीज़न यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स में या फिर बहुत सारी जगह पे यही मिला था कि ज़्यादा लेयर वाले जो चिप्स है या फिर PCB डिज़ाइन से ये लोग खुद बनाते हैं। तो इनको अगेन जो कॉन कॉल था कंपनी का, तो उसमें भी यहाँ पे पूछा गया था कि बेसिकली क्या है मोट या फिर USP जिसके वजह से ये सब पार्टनरशिप हो रही है। तो वहाँ भी मिस्टर संजय लोढ़ा जो CEO और MD है कंपनी के, उन्होंने यही बोला था कि हम लोग बेसिकली सफायर रैपिड सर्वर जिनोवा प्लेटफॉर्म से एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं GPUs। एंड बिकॉज ये मेजरली इनके पास सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों मतलब तीनों का काइंड ऑफ इंटीग्रेट करके कंपनी प्रोड्यूस करती है। सारी चीज़ों के लिए कंपनी के पास ही कस्टमर को आना पड़ेगा, तो ये काइंड ऑफ इन्होंने मोड बोला था अगेन। उसकी वजह से ये बेटर पोजीशन में है, ऐसे ही इन्होंने USP करके बोला था। अगेन यहाँ पे एक रिसर्च रिपोर्ट है, तो सिमिलर चीज़ ये रिसर्च रिपोर्ट ने भी बोली थी कि एंड टू एंड जो कैपेबिलिटी है वो नेटवेब के पास है। लाइक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है क्लाइंट के लिए, उसके मिडलवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नीड के लिए फ्रॉम द
पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी एप्लीकेशन साइड का जो नीड है। तो अगर हम देखेंगे जो नेटवेब देता है सॉल्यूशन जैसे HPC, उसमें IBM, लिनोवो, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ है। देन प्राइवेट क्लाउड में भी अगेन HPE, IBM, लिनोवो, डेल है। जो स्टोरेज वाला देता है ये प्रोडक्ट, उसमें हिताची डेटा सिस्टम, HPE वगैरह है। AI में भी ये लोग हैं। एंड सेम मिडलवेयर जो टायरॉन क्लस्टर मैनेजर है, उसमें भी एनवीडिया है, उसका क्लस्टर मैनेजर है अलग से। स्काइलस के साथ अगर कंपटीशन देखेंगे तो यहाँ पे भी सिट्रिक्स का है हाइपरवाइजर, एंड क्यूबिट्स में एनवीडिया है। तो बेसिकली ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अच्छे खासे कॉम्पिटिटर्स इनको है। बट सारे जो तीनों हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मिडलवेयर, इसका सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कोई नहीं है जो नेटवेब देता है। तो यही मोट और USP, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ने भी यही बोला है। और इवन कॉनकॉल में जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इन्होंने भी, जो MD CEO है कंपनी के, उन्होंने भी यही बोला है। बट स्टिल काफ़ी लॉट ऑफ क्वेश्चंस अनआंसर्ड। हमको एक्चुअली क्या मोट है ये यहाँ पे अभी भी पता नहीं चल रहा है। क्लियरली बोल सकते हैं, क्लियरली पता नहीं है कि एग्जैक्टली मोड क्या है। एंड अगर R&D टीम की यहाँ पे बात करेंगे, बिकॉज कंपनी खुद डिज़ाइन करती है ये सारे सर्वर के नोट्स वगैरह, तो उसके लिए अच्छे खासे टेक्निकल टीम यहाँ पे चाहिए। तो इनके पास R&D टीम है जिसमें 57 एम्प्लॉयज़ है बाय द एंड ऑफ मार्च 24। ये नंबर चेंज हुआ रहेगा आफ्टर मार्च 24, बट मार्च 24 तक 57 एम्प्लॉयज़ है, जिसके जो 16% ऑफ टोटल वर्कफोर्स है यहाँ पे। एंड इवन IPO होने के बाद इनका जो वर्कफोर्स है वो भी डबल हुआ था, एक्विजिशंस वगैरह के थ्रू नहीं, बट टैलेंट ही इन्होंने बहुत सारा हायर किया है। अगर हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी जो है नेटवेब की, वो 7500 सर्वर्स का है यहाँ पे नंबर। जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है वो कंसिस्टेंटली रिड्यूस हुआ है। इसका एक रीज़न, मतलब पहले 62% था FY20 में, बाद में 52% हुआ है अप्रॉक्स। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनके जो टाइप्स है उसकी वजह से ये रिड्यूस हुआ है, बट एज सच रीज़न इसका मुझे कहीं पे मिला नहीं। बट yes, we can say that can be the reason. And again, जो R&D टीम है वो मिस्टर मुकेश गोल्ला करके इनके चीफ R&D ऑफिसर है, जिनके पास BTech की डिग्री है। एंड वो स्टार्टिंग से ही नेटवेब के साथ है, R&D टीम में लीड कर रहे हैं। गवर्नमेंट का अगर यहाँ पे सपोर्ट बोलेंगे, बिकॉज बहुत सारे हमने जो मेन इनके 3 सेगमेंट है, HPC वाला जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वाला है, प्लस प्राइवेट क्लाउड है, जिसमें ज़्यादातर हमने देखा कि इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ही ज़्यादा यहाँ पे लाइक मेन यहाँ पे प्लेयर है। तो इन केस ऑफ रेवेन्यू ब्रेकअप ऑल्सो 50% ऑलमोस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है नेटवेब के ओवरऑल रेवेन्यू में। एंड इनके पास PLI स्कीम है 1.0 2.0 दोनों है, प्लस टेलीकॉम नेटवर्किंग का भी सर्टिफिकेट है कंपनी के पास। एंड देन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एक था जो गवर्नमेंट 2015 में लॉन्च किया था, जिसमें 4500 करोड़ का आउटले यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, IITs वगैरह, उनको रिसर्च के लिए कंप्यूटिंग सिस्टम लगता है टू गैदर डेटा और उसको फास्ट प्रोसेस करने के लिए। बट ये मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज बाद में कोविड वगैरह आया था, प्लस जो बाकी बहुत सारे चिप्स वगैरह जो है वो इनको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिले हुआ है। तो उसके कारण ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। प्लस अभी रिसेंट में मार्च 24 में ये गवर्नमेंट ने AI मिशन यहाँ पे अनाउंस किया था, जिसके थ्रू 10,300 करोड़ का यहाँ पे कैबिनेट ने आउटफ्लो अप्रूव किया है, जो मेनली 10,000 प्लस GPUs प्राइवेट क्लाउड के लिए ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स यहाँ पे गवर्नमेंट लगाना चाहता है। तो ये काइंड ऑफ एक नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है इंडिया में कंपनी के लिए, क्योंकि इसके सर्वर्स वगैरह अगर कुछ कंप्यूटिंग सिस्टम लगा क्लाउड का तो ये लोग वहाँ पे वो सप्लाई कर सकते हैं। अभी हम ये जो अभी रिसेंट में IPO की प्रोसीड्स हुई है, जैसे कि जुलाई 23 में कंपनी का IPO हुआ था, जिसमें उन्होंने 6031 करोड़ का ये IPO था, जिसमें से फ्रेश इशू 206 करोड़ का था। अगर एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे ओवरऑल तो 194 करोड़ का यहाँ पे इनके पास अमाउंट है, ये इन मिलियंस है, तो इन करोड़ वी कैन से 194 करोड़ का यहाँ पे IPO का प्रोसीड्स है कंपनी के पास। उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे मेजरली कंपनी ने यही बोला है कि जो कैपेक्स करेंगे ये, मतलब जो भी फरीदाबाद वाली फैसिलिटी की, प्लस जो रिपेमेंट है लोन्स का, वो टोटली उन्होंने कर दिया है। 22-23 करोड़ के आसपास इनके पास जो डेट थी बैलेंस शीट पे, वो टोटली रिपे कर चुके हैं ये लोग। तो मेजरली इन्होंने यही बोला है कि वर्किंग कैपिटल प्लस डेट रिपेमेंट का पर्पस है IPO का।
प्री आईपीओ प्रमोटर्स का 97.8 अप्रॉक्स था ये होल्डिंग, जो कम होकर अभी 75% हुआ है। अगर हम ओवरऑल, अभी रेवेन्यू तो बड़ा है बट मार्जिन प्रोफाइल भी देखेंगे तो मार्जिन प्रोफाइल भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। FY20 में 5% के अप्रॉक्स EBITDA मार्जिन था, वो जो बढ़ के 14% हुआ है। तो कंपनी ने भी बोला है कि 14% का ही मेनली इनका गाइडेंस रहेगा फॉर EBITDA मार्जिन, बिकॉज AI का बिजनेस ग्रोइंग है, प्लस जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है तो वो लो मार्जिन बिजनेस होता है थोड़ा सा, उसकी वजह से ये मिक्स की वजह से ओवरऑल जो मार्जिन है वो यहाँ पे अच्छे खासे बढ़े ही है, क्योंकि AI का बिजनेस बढ़ेगा तो इनके मार्जिन भी बढ़ेंगे। एंड पैट लेवल पे अगर देखेंगे तो 10% और मार्जिन है। इस पर कुछ कमेंट नहीं दिया है, बट हाँ वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर लेवल इन फ्यूचर ऑल्सो। अगर डेट प्रोफाइल देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि आईपीओ के थ्रू इन्होंने सारा डेट रिपे कर दिया है, तो उसकी वजह से डेट टू इक्विटी एज सच रेशियो 0 है, बट आरओईज यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। दिस इज मेजरली बिकॉज फ्रेश इशू भी हुआ है थोड़ा सा आईपीओ के टाइम, तो इक्विटी का बेस बढ़ने की वजह से यहाँ पे आरओईज डिक्लाइन हुआ है। बट 18% का आरओई का टारगेट यहाँ पे कंपनी ने दिया है, गाइडेंस मैनेजमेंट ने, कि 18% का आरओई इनका मेंटेन रहेगा आगे जाके भी। अगर हम यहाँ पे अभी कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट इनका 50% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, तो मेनली जो टॉप 5 कस्टमर से यहाँ पे वो 50 to 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। जो फर्स्ट हाफ था FY25 का, तो वहाँ पे 60% किया है, 63% ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट, जो कि टॉप 10 70%। तो अच्छा खासा यहाँ पे कस्टमर पे एक डिपेंडेंस देख सकते हैं कि हम है यहाँ पे है वो, प्लस रिपीट कस्टमर से भी इनको 80 to 90% के आसपास रेवेन्यू आता है, तो कस्टमर डिपेंडेंस तो यहाँ पे है ही। एंड कैश कन्वर्जन साइकिल अगर इनकी देखेंगे तो वो कम हुई है। अगर हम QOQ बेसिस पे उसको देखेंगे तो Q1 FY24 में 159 डेज का इनका कैश कन्वर्जन साइकिल था। सो बेसिकली जब रेवेन्यू आता है उसके बाद वो कैश में कब कन्वर्ट होगा, उसका जो टोटल साइकिल होता है उसको कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं। तो वो अगर कम हुआ तो इट इज़ अ गुड साइन, मतलब जल्दी से जल्दी वो कैश का रियलाइजेशन यहाँ पे कंपनी को हो रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो गाइडेड लेवल पे 100 डेज का यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि कैश कन्वर्जन साइकिल होगा, बिकॉज बहुत सारी यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटीज़ वगैरह है, बड़े क्लाइंट्स वगैरह है, तो कैश कन्वर्जन साइकिल इनका ज़्यादा ही रहने वाला है, ये इन्होंने एक मैनेजमेंट ने बोला है। अभी अगर गाइडेंस की बात करेंगे, क्योंकि आईटी कंपनी है, प्लस मेजरली स्टॉक में रन भी जो आया था रिसेंट में वो गाइडेंस के बाद ही आया है, तो कंपनी ने 30 to 35% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस यहाँ पे ऑन कैगर बेसिस दिया है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, मेनली बिकॉज AI सेगमेंट यहाँ पे इंक्रीज होगा, प्लस एनवीडिया की पार्टनरशिप के बाद इनको बहुत सारे बाकी भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगेंगे। तो ये एनवीडिया इज मेन लीडिंग फैक्टर यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। एंड EBITDA मार्जिन कंपनी ने बोला है 14% का कंफर्टेबल है उनके लिए, जो कि अभी भी है बिकॉज ऑफ मिक्स AI का एंड HPC वाला। एंड IPO के बाद जैसे मैंने बोला कि एम्प्लॉयज़ डबल हुए हैं विदाउट एनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ, तो वो भी एक यहाँ पे अच्छा फैक्टर है, क्योंकि 18% का ROE भी इन्होंने लाइक आई सेड गाइड किया है। तो अच्छा खासा गाइडेंस कंपनी ने दिया है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। आगे अगर हम अभी पाइपलाइन की बात करेंगे तो कंपनी के पास यहाँ पे Q2 FY25 मतलब सितंबर के बाद 370 करोड़ का अप्रॉक्स यहाँ पे ऑर्डर बुक है, मतलब जो ऑर्डर्स इनको कंप्लीट करने हैं। तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में ये ऑर्डर बुक एग्जॉस्ट हो जाएगी। L1 मतलब जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनके लिए कंपनी ने बिड किया है और वो मोस्टली कंपनी को मिलेगी ही, बट अब तक उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, तो उसकी वजह से वो ऑर्डर बुक में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। एंड पाइपलाइन मतलब ये आगे जाके आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए कंपनी ने बिड किया है। तो यहाँ पे 332 करोड़ का ऑलमोस्ट L1 है, एंड पाइपलाइन भी 3700 करोड़ के आसपास का यहाँ पे पाइपलाइन है। तो अच्छा खासा रेवेन्यू का यहाँ पे विजिबिलिटी तो दिखता है कंपनी का। ओवरऑल पाइपलाइन और ऑर्डर बुक भी यहाँ पे बढ़ता ही हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले अगर हम देखेंगे तो Q3 में 3200 तभी भी अप्रॉक्स था पाइपलाइन, तभी भी 340 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक था। तो जो बिडिंग के बाद ऑर्डर बुक में ट्रांसलेशन हो रहा है वो तो यहाँ पे दिख रहा है कि हो रहा है वो एक्चुअल में अच्छा खासा। अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, तो मिस्टर संजय लोढ़ा जिन्होंने ये कंपनी चालू की थी 1996 में, तो उसके बाद वो जो प्रोप्राइटरशिप इन्होंने चालू की थी वो अभी MD और
चेयरमैन है कंपनी के, एंड उन्होंने 2016 में लाइक इसको कंपनी में कन्वर्ट किया था। देन बाद में ये बाकी के डायरेक्टर्स वगैरह है लोढ़ा फैमिली के ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक देखने लायक ये चीज़ है कि जो बाकी भी पर्सन्स है यहाँ पे जो कि KMPs है, उनका मोस्टली कॉमर्स बैकग्राउंड है या फिर सेल्स मार्केटिंग का वगैरह है। टेक्निकल बैकग्राउंड से एज सच यहाँ पे कोई नहीं है, प्लस यहाँ पे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी कोई है नहीं, जबकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल लेवल पे एकदम R&D वाली काइंड ऑफ कंपनी की जहाँ पे टेक्निकल लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक यहाँ पे लगता है काइंड ऑफ एक चिंता का कारण हो सकता है। एंड अगर हम देखेंगे जैसे पहले देखा हमने कि मुकेश गोला ये जो रिसर्च R&D के मेन लीड ऑफिसर है जिनके पास BTech की डिग्री है बस, बाकी एज सच यहाँ पे भी कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन तो है नहीं। तो ये भी अगेन काइंड ऑफ एक थोड़ा सा यहाँ पे चिंता का ही ये भी कारण है कि ये थोड़ा सा फिशी लगता है। देन जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उनके पास भी एक बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है कलकत्ता से वगैरह। तो ओवरऑल CTO नहीं है, प्लस कॉमर्स बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक अनसर्टेनिटी या फिर क्वेश्चन मार्क बोल सकते हैं कि जो अनअंसर्ड है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आफ्टर IPO 75.45% का यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग था, जो थोड़ा सा यहाँ पे डाइल्यूट हुआ है मेजरली बिकॉज प्रमोटर्स ने खुद का स्टेक बेचा है, जिसके यहाँ पे ये सारी DIIs और FIs ने एंट्री की है, जैसे कि ICICI का फ्लेक्सी कैप यहाँ पे आया है, टाटा वगैरह, गोल्डमैन सैच वगैरह इन्होंने एंट्री यहाँ पे ली है। तो इनको पूछा था कॉन कॉल में कि ये बाद में भी ऐसे कुछ स्टेक सेल वगैरह का प्लान है क्या, तो वहाँ पे तो मैनेजमेंट ने मना ही किया था बेसिकली बिकॉज लिक्विडिटी मिल नहीं रही थी ये लोगों को एंट्री करने के लिए, तो उसकी वजह से इन्होंने ये स्टेक बेचा है, ऐसा रीज़न यहाँ पे इन्होंने दिया है। वैल्यूएशंस की अगर बात करेंगे तो PE रेशियो कंपनी का सिंस लिस्टिंग हाई ही है, क्योंकि लिस्टिंग के तुरंत बाद यहाँ पे एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप इन्होंने बताया था, तो जिसकी वजह से अच्छा खासा स्टॉक में रैली आया है। प्लस मार्च टू मई 24 के बीच में ही इन्होंने जो फैसिलिटी है एनवीडिया के लिए यहाँ पे वो बनाई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद ही यहाँ पे PE रेशियो एकदम पीक लेवल पे यहाँ पे गया था, जो कि बाद में अभी वापस मीडियन लेवल पे आया है। 158 का इसका PE का यहाँ पे मीडियन रहा है। तो अगर हम ओवरऑल ये एनालिसिस को समरी करेंगे तो एक तो क्लियर गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, बेनिफिट्स अगर देखेंगे तो क्लियर गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने फॉर रेवेन्यू एंड मार्जिन ऑल्सो। 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है OEM का IT हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, बट अगेन एनवीडिया, इंटेल ये जैसी बड़ी कंपनीज, $1 बिलियन की कंपनीज ऐसी छोटी कंपनी के साथ क्यों टाई अप कर रही है, ये अभी भी अनअंसर्ड है। एंड बट गवर्नमेंट के साथ इनका अच्छा खासा पार्टनरशिप है, क्योंकि 50% रेवेन्यू जो आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो वो एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं। सफिशिएंट ऑर्डर बुक है, रेवेन्यू की विजिबिलिटी अच्छी खासी दिख रही है आगे जाके। प्लस AI एंटरप्राइज और प्राइवेट क्लाउड का जो बिजनेस है वो मेन ड्राइविंग फैक्टर करेगा, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा इंडस्ट्री की ग्रोथ थी AI के केस में 28-27% है, तो वहाँ से अच्छा खासा 30-40% वाला जो कैगर ये बोल रहे हैं रेवेन्यू का वो मेंटेन होने के चांसेस है। एंड इन हाउस R&D टीम है जो हेल्प करेगी, प्लस फैसिलिटी भी अभी नहीं डाली है फरीदाबाद वाली जो 2000 करोड़ का जिसका यहाँ पे कैपेसिटी है, जैसे MD ने बताया था, तो वो हिसाब से दिखता है कि रेवेन्यू तो अच्छा खासा ये लोग कर ही सकते हैं 35-40% का कैगर। मेजर कोई डेट एज सच है नहीं बैलेंस शीट में, तो अगेन दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। जो निगेटिव्स है अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि एनवीडिया क्यों पार्टनरशिप करते हैं ये अनअंसर्ड है। प्लस अगर हम देखेंगे ओवरऑल बैलेंस शीट पे भी यहाँ पे एज सच बड़ी असेट या फिर प्लांट एंड मशीनरी बड़ी कुछ ऐसे है नहीं, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स भी बोले थे फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी उसका रीज़न हो सकता है, बट अनअंसर्ड लॉट ऑफ अनअंसर्ड क्वेश्चंस। देन कस्टमर पे डिपेंडेंस बहुत है, 60-70% रेवेन्यू जो है वो टॉप 5 और 10 कस्टमर्स से, टॉप 10 कस्टमर्स से आता है, तो वहाँ पे कस्टमर डिपेंडेंस है। एंड 50% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट पे भी इनका डिपेंडेंस है। एंड प्लस हाई PE रेशो, जब से कंपनी ने डेब्यू किया है तब से 100+ का ही इसका PE रेशो रहा है। एंड सीनियर मैनेजमेंट, इवन जो CMD वगैरह है, उनको टेक साइड का बैकग्राउंड एज सच किसी को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेन कंपनी टेक बिजनेस में है बट स्टिल CTO नहीं है, बहुत सारे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले यहाँ पे KMPs जो की मैनेजर पर्सन्स वो है, तो वो काइंड ऑफ एक थोड़ा सा डाउट यहाँ पे रेज करता है। बट अगेन
जो पॉजिटिव्स है वो भी अच्छे खासे ही है कंपनी के गाइडेंस के हिसाब से। तो ओवरऑल यही एक समरी एनालिसिस था नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का। वो मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसे लगा। थैंक यू सो मच।